हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और आज हम विवर्तन के लिए तीव्रता वितरण आरेख खींचना सीखेंगे। और ये आपके सामने हमने आरेख तो खींच लिया है, लेकिन इस कैसे आया ये सब बातें हम जानेंगे तो आप भी इसको बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12वां अभी अभी समझा है, और वो क्या है आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। वो क्वेश्चन इस तरीके से था, एकल संकीर्ण स्लिट पर प्रकाश का विवर्तन समझाइए। तो हमने ये 2 पॉइंट्स में समझा था, और ये प्रेक्षण हमने नहीं देखा था क्योंकि हमने व्याख्या की थी। व्याख्या में डेरिवेशन आ गया था जिसमें हमने चौड़ाई वगैरह ज्ञात की थी न्यूनतम अधिकतम तीव्रता के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम प्रायोगिक व्यवस्था समझ चुके थे, लेकिन प्रेक्षण के माध्यम से हम यहाँ पे प्रेक्षण भी समझ लेंगे और साथ में हमारा जो ग्राफ है उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ से बना है देखिए, और ग्राफ बना है कुछ प्रेक्षण के आधार पर। तो मैंने प्रेक्षण यहाँ पे लिखे हैं जो एक पहले हम समझ लेते हैं। ये पर्दे पर जो ओ डैश पॉइंट होता है, तो हमें ये प्रेक्षण मिलता है कि ओ डैश के दोनों ओर हमें दीप्त व अदीप्त फ्रिंज मिलती हैं, यानी अंधेरा उजेला मिलता है, लेकिन थोड़ी दूर पर। क्योंकि यहाँ से स्लिट है तो हो सकता है कि इतने स्पॉट पर तो या इतने स्पॉट पर क्या हो, जहाँ से ये बिंदु पी है या बिंदु पी के इस तरफ पूरा ब्राइट हो, इस तरफ भी ब्राइट हो। क्योंकि पहले तो उजेला होगा, फिर उसके बाद दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। तो ओ डैश के दोनों ओर हमें दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। जैसे ओ डैश के इस तरफ हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी, फिर अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, फिर दीप्त फ्रिंज मिलेगी। वैसे ही ओ डैश के इस तरफ भी हमें पहले दीप्त फ्रिंज मिलेगी, फिर अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, फिर दीप्त फ्रिंज मिलेगी। तो ये हमने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया, तो ये हमारा पहला प्रेक्षण हो गया। दूसरा है कि जो ये फ्रिंजें होती हैं दीप्त व अदीप्त, जो हमें ओ डैश के दोनों ओर मिलती हैं, इनकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि जैसे यहाँ पे कोई दीप्त फ्रिंज हमें मिली और इसके बाद इसके ऊपर हमें कोई दीप्त फ्रिंज मिली, तो ये वाली दीप्त फ्रिंज, जो पहले वाली दीप्त फ्रिंज है जो ओ डैश के करीब है, वो ब्राइट होगी और धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, जितनी भी दीप्त फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी ब्राइटनेस धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये थोड़ी सी तीव्रता जो है प्रकाश की वो घटती जाती है। और अदीप्त फ्रिंज जो होती हैं उन पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो तो न्यूनतम होती है, क्योंकि वहाँ पे तो अंधेरा ही होता है। तो ये प्रेक्षण के कुछ 3 बिंदु हैं, और वही 3 बिंदु हमने समझे हैं, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं एकल संकीर्ण स्लिट वाले क्वेश्चन में प्रेक्षण के तौर पर। तो देखिए, पर्दे के बिंदु ओ डैश के दोनों ओर क्रमिक रूप से दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा है कि ओ डैश के उस तरफ और ओ डैश के इस तरफ दोनों तरफ दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें हमें मिलती हैं। इसके बाद हमने ये समझा कि उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों पर प्रकाश की तीव्रता घटती है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है ओ डैश से दूर जाने पर। यहाँ पर भी ओ डैश से दूर जाने पर, यहाँ यानी ऊपर और नीचे अगर हम जाएं तो हमें क्या मिलता है कि दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो घटती जाती है। इसके बाद जो तीसरा यहाँ पे हमें प्रेक्षण मिला है वो है प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, शून्य। अदीप्त होगा यानी अंधकार होगा, दीप्त नहीं होगा तो क्या होगा, अदीप्त। तो उस पर तीव्रता कैसी होगी, शून्य ही तो होगी ना। तो इस तरीके से ये प्रेक्षण है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, और इसी आधार पर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही इस स्लिट से प्रकाश आता है तो होगा क्या कि इस तरीके से प्रकाश, जैसे मान के चलिए ये यहाँ चला गया और इतना ही यहाँ चला गया, तो ओ डैश पी, और यहाँ पे यदि कोई पॉइंट दे दें हम जो कि यहाँ से ऐसे आया है, तो ये मान लेते हैं कि पी डैश है, तो यहाँ पे बनेगा ब्राइट स्पॉट यानी कि उजेला होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अंधेरा होगा, फिर थोड़ा उजेला होगा, फिर अंधेरा, ये घटता जाता है। यहाँ पे भी ये तीव्रता घटती जाती है। लेकिन ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें उजेला मिलता है और बहुत ही ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होती है। इसलिए जो ग्राफ है हमारा, ये देखिए, ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि ओ डैश पॉइंट जो है उसे हम सेंटर मानेंगे पर्दे का, ये पूरा पर्दा मान लीजिए, तो यहाँ पे सेंटर मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीव्रता कितना ये उठा हुआ है ये ग्राफ, यानी कि तीव्रता बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद देख सकते हैं कि ये उठाव धीरे धीरे कम हो गया, और ये देखिए बहुत ही कम हो गया। वैसे ही यहाँ पे हुआ, ये उठाव धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये तीव्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है। हमने ये देखा था कि जो अदीप्त फ्रिंज होती हैं, यानी जो अदीप्त हमें मिला यानी डार्कनेस मिला, तो वो हमने देखा था कि उसमें पाथ डिफरेंस कितना मिला हमें, लैम्डा। तो ये व्यतिकरण का थोड़ा सा उल्टा होता है कि अदीप्त में हमें क्या मिला, पाथ डिफरेंस जो है यानी कि मार्ग अंतर, हमें लैम्डा मिला। तो जहाँ जहाँ ये गर्त सा बना हुआ है वहाँ पे आप लैम्डा के रेशियो में लिखेंगे, लैम्डा, फिर ये गर्त है तो 2 लैम्डा,
फिर ये गर्त है तो आप लिख दोगे 3 लैम्डा। वैसे ही यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे माइनस में लिखना है, ये डायरेक्शन बस है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। और जो ये तीव्रता है यानी कि जो उठा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लिखोगे 5 लैम्डा बाई 2, तो ये अधिकतम होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 के बाद क्या आता है 7 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे विषम संख्याओं का यही चीज़ यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, माइनस 3 लैम्डा बाई 2। फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 7 लैम्डा बाई 2। इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। आप ग्राफ के बारे में आप थोड़ा लिख भी सकते हैं। देखिए ये है यहाँ पे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता कैसी है, ये देखिए अधिकतम है। आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, ये एकल संकीर्ण स्लिट का पूरा चित्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, सबसे अधिक, क्योंकि सीधा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि ये विवर्तन है, इसमें केवल प्रकाश मुड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम इसके बाद लिखेंगे कि ये यहाँ पे तो तीव्रता अधिकतम होगी, फिर इसके बाद लिखेंगे कि इसके बाद दोनों ओर घटती जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके बाद दोनों ओर घटती जाती है। तो हमने इस तरीके से लिखा कि दोनों ओर ये घटती जाती है। तो आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डार्कनेस है, और यहाँ पे ये क्या है, यानी कि ये है अदीप्त और ये है दीप्त। तो ये तो आपको समझ में आता है। अब हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। ये जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनी है, इसकी हम ये चौड़ाई निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम पर्दे पर इसे देखें, ये देखिए, अगर हम पर्दे पर देखें तो हम ये चौड़ाई निकाल सकते हैं, ये दोनों तरफ की। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। छोटा सा जो है व्यंजक टाइप है, लेकिन आप करेंगे तो आप पे निश्चित ही बनेगा, बस आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो हमने हेडिंग डाल दी इस तरीके से। अब आप बताइए, ये देखिए ओ से मान लीजिए यहाँ तक की दूरी हम बाई लेते हैं, जैसे कि हम पर्दे पर देख पा रहे हैं। ये देखिए पर्दे पर यहाँ से बिंदु पी तक की दूरी, जहाँ तक ये ब्राइट स्पॉट बनेगा, ये कितना है बाई है। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, समझने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है बाई, तो इस तरफ भी कितना होगा बाई, क्योंकि ये बराबर होता है, इनके बीच पथांतर जो है बिल्कुल जीरो होता है, ये जो दोनों रेखाएं होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ बाई है तो यहाँ भी बाई है, तो टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आंसर है टोटल चौड़ाई होगी दीप्त फ्रिंज की 2 बाई, यानी बाई प्लस बाई दोनों तरफ की जोड़ के, तो कितनी हो जाएगी 2 बाई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो इनके यहाँ से यहाँ तक के यदि हम बाई का मान निकालेंगे, पहले हम बाई का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ और यहाँ के बीच में पथांतर कितना है लैम्डा। तो होता क्या है कि पथांतर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, यही होगा ना। यहाँ से यहाँ तक होता तो एन लैम्डा है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक ही निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक स्टेप जो हमने लिखा है वो हम वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए साइन थीटा बराबर लैम्डा। लेकिन अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो ए ज्यों कहते हैं और साइन थीटा का जो मान है वो क्या हो सकता है। तो जैसे कि हमने उसमें किया था, हम चित्र में देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ये देखिए जो थीटा यहाँ पे बना था तो उस हिसाब से वाई बटे डी होता था। ये आपको याद भी होगा कि साइन थीटा कितना होता था, वाई बटे डी। तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई बटे डी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे ये कर दिया है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण ही किया है, लेकिन इसको चूँकि ये स्लिट छोटी है तो ये जो AP है, या हाँ जो AP है वो D के बराबर हो जाता है। तो हमने इसमें भी किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने देखिए साइन थीटा का मान बाई बटे डी रखा था। तो वही चीज़ है, यदि आपने ये डेरिवेशन समझा है तो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये अध्याय सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको क्या करना होगा, सभी चीज़ें क्रम से ही पढ़नी होगी। तो बराबर क्या होगा लैम्डा। तो इस यहाँ से हम बाई का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा बाई बराबर, ये डी ऊपर पहुंच जाएगा तो डी लैम्डा, और ये जो ए गुणा में है ये बटे में आ जाएगा। तो ये बाई का मान हमें क्या मिला, डी लैम्डा या लैम्डा डी अपॉन ए, एक ही बात है, तो ये हमें मिल गया। लेकिन जो हमने केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कितनी मानी है 2 बाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज है ये, तो चूँकि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर,
ये कितनी है 2 बाई, तो बस बाई का मान रख दीजिए 2 ज्यों का त्यों, बाई का मान है डी लैम्डा अपॉन ए। तो ये आ गया दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए अब हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई है वो कैसे आएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये कोण बनता है यहाँ पे, पर्दे वाले चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये और ये, तो मान के चलिए ये ऊपर का थीटा, ये थीटा, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2 थीटा। तो बस यही आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई होगी कितनी होगी, थीटा प्लस थीटा या, और इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा। तो बस अब हम थीटा का मान निकाल लेंगे, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है कि थीटा का मान हम इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस यानी ए साइन थीटा जो है वो कितना है, लैम्डा है ना। तो ए को यहाँ पे बटे में कर देते हैं, तो साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा। साइन थीटा यदि ये जो स्लिट होती है बहुत ही छोटी होती है, या जो कोण है बहुत ही छोटा हो ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन को हटा देंगे तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन ए। तो जब थीटा लैम्डा अपॉन ए है तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा थी ना, तो 2 थीटा की जगह पर कितना रख देंगे, लैम्डा अपॉन ए। तो ये आ जाएगी कोणीय चौड़ाई। तो आपको ये भी याद रखना है, न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं। तो कोणीय चौड़ाई ये वाला एक हाईलाइट कर देते हैं, और यहाँ पे एक निकाला है, ये चौड़ाई है, इसे हम एक्स से भी दर्शा सकते हैं, तो ये एक हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हो गया, तो और यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से विवर्तन समाप्त होता है। अब हम विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर देख लेंगे, और चैप्टर इसी तरीके से आगे फ्लो में होगा और जल्दी ही समाप्त होने वाला है। थैंक यू।